नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय बीदासर एवं राजकीय महाविद्यालय राजलदेसर की ई कंटेंट श्रृंखला के अंतर्गत आज हम राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों के अंतिम भाग की ओर जा रहे हैं। अब तक हम राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों के बारे में 6 भाग देख चुके हैं। आज हम 7वें भाग की ओर जा रहे हैं, जिसमें राज्य की उत्पत्ति का अंतिम जो सिद्धांत है, 5वां सिद्धांत मार्क्सवादी सिद्धांत, उसकी हम बात करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति के 5 प्रमुख सिद्धांत हैं, जिनमें से पहले 4 हम पढ़ चुके हैं। आज 5वें सिद्धांत के बारे में हमें चर्चा करनी है, राज्य की उत्पत्ति का मार्क्सवादी सिद्धांत। अब अगर हम सबसे पहले देखें कि राज्य की उत्पत्ति के मार्क्सवादी सिद्धांत के प्रमुख समर्थक कौन कौन थे, तो हम देखते हैं कि कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजेल्स, जो कार्ल मार्क्स के परम मित्र थे, जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा, वरना आप आगामी कक्षाओं में पढ़ेंगे। और उनके बाद में अन्य जितने भी मार्क्सवादी विचारक हुए हैं, वो राज्य की उत्पत्ति के मार्क्सवादी सिद्धांत का प्रबल समर्थन करने वाले हुए हैं। आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कार्ल मार्क्स, जिन्होंने ये कहा था कि सवाल दुनिया को बदलने का है, उसके लिए विचार देने का नहीं है। और उनके परम मित्र फ्रेडरिक एंजेल्स। अब हम अपने मूल बिंदु पे आते हैं कि राज्य की उत्पत्ति का मार्क्सवादी सिद्धांत आखिर कहता क्या है। तो इसकी सबसे सुंदर व्याख्या फ्रेडरिक एंजेल्स ने अपने ग्रंथ में की है, राज्य, निजी संपत्ति और परिवार की उत्पत्ति। इस नाम का ग्रंथ था उनका। उसमें उन्होंने लिखा है कि सबसे पहले जब एक जंगली अवस्था थी, वो आदिम साम्यवादी अवस्था थी, उसमें राज्य नाम का कोई यंत्र नहीं था। फिर जैसे ही हमारा आर्थिक विकास शुरू हुआ, निजी संपत्ति की शुरुआत हुई, तो समाज में 2 वर्ग बन गए, हैव एंड हैव नॉट। जिनके पास धन था वो हैव, और जिनके पास धन नहीं था, गरीब थे, वो हैव नॉट। अब जो धनी वर्ग था वो संख्या में सीमित था, लेकिन संसाधनों में भरपूर था। तो उनको एक चिंता सताने लगी कि कुछ ऐसे नियम कायदे होने चाहिए, ऐसा कोई तंत्र होना चाहिए, ऐसा कोई माध्यम होना चाहिए, जिसके माध्यम से वो जो गरीब सर्वहारा वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, उसको अपने नियंत्रण में रख सके। और इसके लिए राज्य की उत्पत्ति हुई। तो कुल मिला के मार्क्सवादी सिद्धांत ये मानता है कि राज्य एक शोषण का यंत्र है, जिसकी उत्पत्ति धनी वर्ग के द्वारा अपने से जो कमजोर वर्ग है, सर्वहारा वर्ग है, संसाधनों की दृष्टि से कमजोर है, उस वर्ग पर नियंत्रण और उसका शोषण करने के लिए हुई है। अब इस सिद्धांत की हम कुछ विशेषताएं देखें तो यह सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति को पूर्ण रूप से धन पर, अर्थ पर आधारित बनाता है। साथ ही साथ यह राज्य को एक शोषण का यंत्र बनाता है, शोषण का यंत्र मानता है। इसलिए राज्य की प्रवृत्ति ये वैकल्पिक मानता है, क्योंकि मार्क्स ने ये अपने विचारों में कहा है कि राज्य आदिम युग में भी नहीं था और आने वाले युग में भी इसकी आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। तो ये राज्य को शाश्वत अंग नहीं मानते, बल्कि ये मानते हैं कि राज्य है वो अनावश्यक अंग है, जिसका विलोप होना, जिसकी विलुप्ति होना संभव है। तो इस रूप में ये बाकी सभी सिद्धांतों से अलग है। अब इसकी अगर हम आलोचना देखें तो ये सिद्धांत पूर्ण रूप से हम कह सकते हैं एकांगी है। ये केवल मार्क्सवाद का समर्थन करने की दृष्टि से राज्य की उत्पत्ति पर विचार करता है, लेकिन सभी पक्षों पर यह समान रूप से विचार नहीं करता। अगर राज्य शोषण का ही यंत्र है, तो वर्तमान में जो लोक कल्याण की स्कीमें चल रही है, क्या ये राज्य का कार्य नहीं था? पहले भी था, अब भी है। तो इसे केवल शोषण का यंत्र कैसे माना जाए? दूसरा, क्या केवल धन के लिए, धन की रक्षा के लिए, केवल हम कह सकते हैं संसाधनों संपन्न जो वर्ग था, उसने अपनी रक्षा के लिए राज्य की उत्पत्ति की? तो शक्ति का, रक्त संबंधों का, जो हम पहले बात कर चुके हैं, उनका राज्य के निर्माण में कोई योगदान नहीं था, जबकि हम देखते हैं कि उनका भी अपना योगदान था। तो ये सिद्धांत एकांगी है।
अनऐतिहासिक है, इतिहास में इसका कोई प्रबल प्रमाण नहीं है कि केवल इसी तरीके से राज्य की उत्पत्ति हुई, और लोक कल्याणकारी राज्य के विरुद्ध यह अवधारणा है। लेकिन इसका एक अनुदाय है कि इस सिद्धांत ने सबसे पहले राज्य के जो हम कह सकते हैं शोषक स्वरूप था उसको हमारे सामने रखा। शक्ति के दुरुपयोग का जो आरोप राज्य पे लगता है उससे राज्य को बचाने के लिए सजग किया, क्योंकि उदारवाद या अन्य विचारधाराओं ने भी मार्क्सवाद की इस प्रबल आलोचना के बाद राज्य के स्वरूप को सुधारा। आप देखिए पश्चिमी देशों में भी जो राज्य की 18वीं सदी में प्रवृत्ति थी उसकी तुलना में वर्तमान में काफ़ी परिवर्तन आ गया है। काफ़ी कुछ लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में उन्होंने अपना स्वरूप चेंज कर लिया है। इसके पीछे कहीं ना कहीं मार्क्सवाद था। हालांकि मार्क्सवाद की जो राज्य की उत्पत्ति की अवधारणा है वो राजनीतिक अधिक है, ऐतिहासिक और दार्शनिक सत्य नहीं है, क्योंकि सत्य के ये नज़दीक नहीं जा सकती। लेकिन ये हम कह सकते हैं कि समाज के शोषित वर्ग के हित के लिए राज्य को प्रेरित करने के लिए राजनीतिक हथियार का काम कर सकती है ये अवधारणा। अब आगामी जो हमारा बिंदु होगा वो राज्य की प्रवृत्ति और जो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आगामी वीडियो में आप राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम का अगला हिस्सा पढ़ेंगे। आप सभी विद्यार्थियों के पास राजनीति विज्ञान का पाठ्यक्रम होगा। अगर नहीं है तो महाविद्यालय के टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर लें और निरंतर आगे के वीडियो देखते रहें जिनमें आप राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम को पूर्ण रूप से समझ और जान पाएंगे। अगर आपके कोई सुझाव, कोई प्रश्न हो तो आप इस वीडियो को देखते समय कमेंट बॉक्स में उनको लिख सकते हैं, जिनका यथासंभव समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।